हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने जो नंबर शेयर किया था उस पर व्हाट्सअप के थ्रू अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई जो UPPSC में क्वालिफाई हुए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उनका ध्यान वहाँ पे ना गया हो या चाहते हों कि सर स्वतः कोई वीडियो अपलोड करेंगे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें मैं इंटरव्यू में क्या और कैसे पूछा जाता है, व्यक्तिगत अनुभव और अन्य लोगों का अनुभव सम्मिलित करके बात कहेंगे। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की पहले बात करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं। समय का अभाव मेरे पास अत्यधिक है वर्तमान में। PWD में नंबर ऑफ़ वैकेंसी 36 मेंशन की गई हैं। टोटल वैकेंसीज को अगर सिविल की जोड़ा जाए तो यहाँ पर 191 है, एक्सक्लूडिंग दीज एंड दीज 10 स्पेशल रिक्रूटमेंट और होम पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ फायर ऑफिसर को छोड़कर। इन वैकेंसीज में सबसे पहले नंबर पे PWD को 99.99% लोग प्रेफरेंस देते ही हैं, जिसको लेके कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचने वाले लोग टॉप 36 के ही होंगे जिनके इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स जोड़ कर आएंगे। तो ये प्रेफरेंस उन्हीं के लिए वर्क करेगा जिनकी रैंक ऑटोमेटिक अच्छी आ रही है, ऐसी उन्हें फीलिंग है। और ये बहुत ज़्यादा पता भी नहीं किया जा सकता है कि मेरे नंबर कितने जा रहे हैं। अब बात आती है कि अदर प्रेफरेंसेज क्या होने चाहिए। तो पहले 734 सीट में 191 लोगों का सिलेक्शन होना है। नंबर ऑफ़ सीट्स अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो आवास विकास परिषद में है। नो डाउट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बाद सेकेंड नंबर चॉइस आवास विकास परिषद रखी जानी चाहिए। तर्क बहुत हो सकते हैं कि इसकी लाइफ कैसी है, इसमें कमाई कैसी है, और इससे अतिरिक्त तमाम मुद्दे पूछे जा सकते हैं। उन सबको सम्मिलित करके ही हम ये बोल रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बाद आप अपनी समझ लगाइएगा, क्योंकि सलाह का मतलब ही ये होता है कि मैं अपनी समझ से आपको बेहतर बता रहा हूँ और मैं मिसगाइडेंस के ख़िलाफ़ हूँ। कोई भी चीज़ की यही ही करो से ज़्यादा बेहतर है, ये मेरा अपना व्यू है। सामने वाले के लिए स्पेस छोड़ा जाना चाहिए, ये गुड गाइडेंस में कंसीडर करता हूँ मैं। इसके बाद बात आती है, डिपेंड्स करता है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सीटें भी ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सीटें भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी आजकल हो रही है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट में है और इसमें नौकरी कैसी होती है। जितना मेरा शोध और रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि आप अगर नई एज के हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको इन दोनों पे प्रेफरेंस तो मत ही दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये डिपेंडेंट है यूपी में डेवलपमेंट के बेसिस पे। जितना डेवलपमेंट, जितनी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, सेटअप होंगे, इसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। पहले तो कुछ लोगों का ये सवाल था, क्या ये PSU टाइप जॉब है? ये PSU टाइप जॉब बन जाएगी अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट रुक जाएगा। करंट सिचुएशन यूपी की बहुत इमर्जिंग है और आगे 4-5 साल में और इमर्जिंग होगी। फिल्म इंडस्ट्री, तमाम तरीके की इंडस्ट्री आ रही हैं, आए दिन MOU साइन होते रहते हैं। तो ये एक इमर्जिंग डिपार्टमेंट है, रिस्की भी है। कल को तख्ता पलट हो जाए, योगी जी सेंट्रल में चले जाएं, यहाँ कोई और सरकार आ जाए, उसकी सोच विचार किस स्तर का हो, बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसको हम सीधे प्राइमरी प्रेफरेंस में नहीं देंगे। बट हाँ, आप तीसरा या चौथा प्रेफरेंस रख सकते हैं। तीसरे प्रेफरेंस में आप 21 सीट वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके बाद वैकेंसीज बहुत कम हैं, उनमें आप चाहें जो ऑर्डर दे दें उतना बड़ा फ़र्क नहीं है। उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब किसी को का भी है। नगर विकास विभाग, असिस्टेंट इंजीनियर, ट्रैफिक से रिलेटेड है, और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ट्रैफिक वाला है, ज़्यादा सही है। ग्राउंड वाटर को लास्ट में कर दो। ये SC OBC के लिए, इसमें क्या प्रेफरेंस दोगे? जो जनरल होगा तो दे भी नहीं पाएगा, जो जनरल नहीं होगा वही प्रेफरेंस देगा, वो फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट के हिसाब से भी होगा। ये कॉमन है, इसलिए रोल नंबर जो कह रहे हैं कुछ रोल नंबर 2 बार आए हैं, वो कॉमन की वजह से शो किया गया कि यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी उनकी है। खैर, ये बात इसकी हो गई। किस तरीके का प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा रहेगा, ऐसा जो डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा उसमें ऐसा इस तरीके से लिखा होगा। ये सिंचाई विभाग है तो प्रेफरेंस सेकंड है, ये लोक निर्माण विभाग है तो प्रेफरेंस फर्स्ट है। ये सब आपको ईमेल के थ्रू, लिंक के थ्रू आपका पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। आपका नाम लिखा होगा, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए लिखा होगा, क्वालिफाइड फॉर कॉल लेटर होता है, 7-8 पन्नों में सारी चीज़ें आपकी
ऐड ऑन होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने, वही फाइल लेके जाना होता है। सामान्य से पैंट शर्ट टाई जूतों में आपको अपनी प्रेजेंस देनी होती है। अब बात आती है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा और नंबर मैटर कैसे करेंगे। इन 734 में हम किस नंबर पर हैं ये डिपार्टमेंट डिस्क्लोज कर देता, नहीं डिस्क्लोज करता तो कम से कम आंसर की दे देता, नहीं आंसर की देता तो कम से कम कोई टीचर कोई कोचिंग सही से बता दे कि कट ऑफ कितना गया। मेरे पास जितने लोगों के मार्क्स हैं उनके आधार पे मैं बहुत ताकतवर तरीके से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जनरल का कट ऑफ 465 से 475 के बीच रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत ताकत से नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास जिन लोगों के नंबर हैं, मैंने कहीं कहीं रुचि दिखाई है, किसी स्टूडेंट्स में मेरा बिलीव था कि तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा नहीं हुआ, और किसी का हुआ है, उसके मार्क्स कितने हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि मेरे नंबर 485 हैं जनरल के, मेरा नहीं हुआ, तुम कैसे कहते हो। तो वो बहुत फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि वो कितना सही है। अब इसमें मार्किंग कहाँ से मिलाई है, जैसे मैंने MPPSC के रिजल्ट के बाद एक तथाकथित कोचिंग के लिए कहा था कि इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कम से कम आंसर देने में, क्योंकि स्टूडेंट अगर कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई बात कहता है तो उस बात को बहुत अंदर तक महसूस कर लेता है, और पता चले किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर प्रतिष्ठित संस्था गलत साबित कर दे तो उसको निर्दोषता साबित करने में वर्षों चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रतिष्ठित संस्थान जो हैं, जिन पर हजारों लोगों की कई वर्षों से निष्ठा है, वो आंसर की बनाने में थोड़ी शोध रखें। आंसर की तुरंत आ जाए, 10 दिन में आ जाए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो शोधपूर्ण हो। वहाँ अगर ये लिख दिया जाए कि मेरी समझ से इसका आंसर ये होता है, इस रिसोर्स से इसका आंसर ये होता है, और इन दोनों को आप कंसीडर न करके आयोग की आंसर की या संभावित आंसर की के हिसाब से इसके मार्क्स जोड़ने की कोशिश करें। वैसे मेरे हिसाब से सिर्फ 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले थे। ना तो मुझे कोई हिंदी में क्वेश्चन डाउटफुल मिला, एक क्वेश्चन था जिसमें बाद में मैंने अपडेट करके वीडियो भी बनाया था, जिसमें मुझे BHU के PhD स्कॉलर और प्रोफेसर्स तक को कॉल करना पड़ा था, क्योंकि वो मेरे लिए कसौटी थी कि हिंदी का सलूशन सही नहीं बना है। और प्रारंभिक स्तर पर तो मैं खुद 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो गया था हिंदी के। तो अंतिम में मुझे हिंदी में किसी में डाउट नहीं था, आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और मैं मान के चलता हूँ कि इसमें जो आंसर्स चेक किए जाते हैं वो प्रोफेसरों के अनुमोदन से चेक होते हैं, ऐसे नहीं चेक होते हैं। ना तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और ना आंसर ऐसे होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो गोपनीयता रखी जाती है। किसी हद तक मैं भी इस बात का विरोध करता हूँ कि आंसर की रिलीज होनी चाहिए, सब करते हैं, लेकिन जहाँ अनियमितताएँ और चीज़ों को डिले करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हों, वहाँ ऐसा फंदा लग भी जाए तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता है। जैसे हम देखते हैं अपने यहाँ UPPSC आयोग अभी अगर कहा जाए 6-9 महीने से थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। अगर यहीं आंसर की के बाद चीज़ें कोर्ट में चली जाएं, एग्ज़ाम डिले होता चला जाए, तो अन्य लोगों का भी गला घुटता है जिनका उनसे खास कोई लेना देना नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए दुखदाई है, लेकिन कभी कभी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वो रहता है। और मुझे लगता भी है कि कुछ लोगों का वहाँ ये बात तर्क पहुँची होगी, और अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हो सकता है कि आगामी सुधार हों। खैर, ये बात तो उस परिप्रेक्ष्य में हो गई कि जिसको लगता है कि कट ऑफ क्या गया होगा, यही हम अपनी तरफ से कह सकते हैं। अब इस आधार पे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 400-800 जितने बच्चे हैं वो किसी कोचिंग के कोई पर्टिकुलर डिवोशनल नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने किसी कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे होंगे कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की, फंडामेंटल बुक्स को रेफ़र किया होगा, अपने अपने स्तर पे सबने तैयारी की है। तो ये तो बात हो गई कि मार्किंग का आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, और उसके लग जाने के बाद भी यदि आपको पता भी चल जाए कि आपके 485 या 490 नंबर है, तब आप क्या कर पाएंगे? क्या आप फिर ये पता लगाएंगे कि टॉपर के कितने हैं? फिर ये प्रोसीजर है ही क्यों? सब कुछ खुले पत्ते क्यों ना हो जाए? नाम ही क्यों इंटरव्यू रखा जाए? ये कहा जाएगा कि अगली फेज़ और सबके नंबर ये, चलो दौड़ो भागो, तभी तो करप्शन को एक जगह भी मिल पाती है। तो ये सिस्टम सब सोच समझ के बनाए जाते हैं कि किसी को कितने नंबर देने हैं ये ना पता हो। अगर किसी को 70 भी मिल रहे हैं तो उसका भविष्य क्लियर ना हो जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए। एग्ज़ाम इज लाइक ए टेक्निकल गेम। तो ये एक मुद्दा मेरा इसलिए है कि 734 माइनस हम मोटा मोटा 200 कर दे रहे हैं, आप और बढ़ा लीजिए 5-6,
534 खाली हाथ रहने हैं या 524 खाली हाथ रहने हैं? अब ठीक है, 524 खाली हाथ रहने या 500 खाली हाथ रहने, इनके भविष्य के लिए मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरव्यू कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इंटरव्यू एक सामान्य फेस है जहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत मैच्योर वे में रहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी ना कोई कोचिंग कुछ होती है, ना कोई ख़ास चीज़ें होती हैं। आपकी प्रेजेंस, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब भी बहुत मैटर करता है। वहाँ पे जब आप बैठेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपनी मैच्योरिटी लेवल पे आपके चेहरे के हाव भाव से ही समझ जाता है कि आप विषय की परिपक्वता के साथ आए हैं या आप बस ऐसे ही आए हैं, और उसी स्तर के प्रश्न पूछता है। वो किसी मजे हुए खिलाड़ी का जब आपसे प्रश्न पूछेगा, टेल अबाउट योर सेल्फ, सर आई हैव डन बीटेक फ्रॉम ईयर एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम ईयर एंड सिंस 2 years आई एम प्रिपेयरिंग, सो यू हैव डन एमटेक फ्रॉम विच ब्रांच, आपने कह दिया स्ट्रक्चर, तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कि पॉइजन्स रेशियो का क्या मतलब होता है। तो आपसे स्ट्रक्चर एमटेक के कम से कम फर्स्ट ईयर लेवल की चीज़ पूछेगा। ये जो प्रोफेसर, ये जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं, एक्सपीरियंस रिसर्चर होते हैं, रिटायर्ड रिसर्चर होते हैं, तो वो आपसे आपने जो इंट्रो दिया है उसी लेवल पे प्रश्न पूछते हैं। वो ना खुद में डिप्रेस रहेंगे ना आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि आप भीतर से क्या नॉलेज रखते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स भी पूछते हैं कि अगर पता चले आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग, इज दिस एनी मोटो बिहाइंड दिस, क्या ये आपका लाइफ टाइम है, हम सर्वाइवल लेवल पे कर रहे हैं, वाई यू वांट टू बिकम असिस्टेंट इंजीनियर, उसके लिए एक अपना रीज़न बता दो। जनरल आंसर देने में ज़्यादा बचाव है। आपके अंदर क्रिटिकल पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती हो, वहाँ पे जाकर कहकर अपने नंबर मत ख़राब करिए, बाहर आकर कह लीजिए। वहाँ पर कोई भी ऐसा वर्जन या वर्डिक्ट ना दीजिए जिससे आपको व्यक्तिगत तौर पे एक पहचान मिले जो नंबर कम में ही जानी है, ये हमेशा याद रखिए। हाँ, आपको अगर चीज़ें आती हैं तो किसी किसी में उतना बोल दीजिए जिससे सामने वाले को रिफ्लेक्ट हो जाए कि नहीं, ही नोज मोर देन दैट, कभी कभी स्पेस देख के, नहीं तो जितना पूछा है उतना ही बोलो। सामने वाले को पता चल जाता है कि और सुनना चाहता है, तुम बोलो, हमें अच्छा लग रहा है। उन पर्सन्स के लिए जिनका लगता है कि इसका वर्जन ये भी सुन लेते हैं, चलो अच्छा लग रहा है, तो डिपेंडेंट ओवर सिचुएशन एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव में होता है। और इसमें कितना भी पढ़ लो से ज़्यादा बेहतर है उतना पढ़ लो कि आप सेल्फ में इंसल्टेड फील ना करें। सेल्फ में इंसल्टेड का मतलब खुद को थोड़ी देर के लिए इंटरव्यूअर मानो। आप सब लोग बीटेक पास आउट हों, एक एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। हम आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जो ऑलमोस्ट 50 to 60% कवर कर लेंगी, जो चीज़ें वहाँ जनरली पूछी जाती हैं। सबसे नंबर 1, कंक्रीट, बिना पूछे रह नहीं सकते हैं वो। अब कंक्रीट में प्रश्न कैसे बनते हैं हम आपको उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं। आप उस सर्किल को पकड़ लेना जिसको आपको कवर करना है। सीमेंट रेशियो का मतलब, कंक्रीट, ओपीसी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पोस्ट टेंशन कंक्रीट, इनका मतलब डिफरेंस बहुत साधारण शब्दों में सीधे पूछेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के विषय में आप कुछ बताएंगे, ओपीसी के बारे में आप कुछ बताएंगे, इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। इसकी कोई कोचिंग, किसकी कोई गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जैसे स्लेक्ड लाइम है, हाइड्रेटेड लाइम है, फार्मूलाज हैं, जिप्सम, अगर उन्होंने कहा जिप्सम के बारे में कुछ हैं, 1-2 लाइन बोल सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड जिप्सम, जनरल क्वेश्चन। अब जिप्सम पे तुम ब्लैंक एकदम से, अब सिचुएशन समझो उसके माइंडसेट की, वो मैच्योर है, वो ये समझ सकता है, इंटरव्यूअर ये बात समझ सकता है कि आपकी कंडीशन क्या है, और वो पूरे सिस्टम को समझता है, एजुकेशन सिस्टम को, कि एजुकेशन कैसे मिलती है इनको। ऐसा कभी मत समझिएगा कि इंटरव्यूअर को ये नहीं पता है कि बच्चे कोचिंग के मटेरियल के थ्रू आते हैं, बच्चे गुप्ता एंड गुप्ता और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी इसमें सिलेक्ट होते हैं, बच्चे मेहनत करके भी सिलेक्ट होते हैं, उसके पास वो सब आइडिया है। तो अपने को लेके तुम भले बाद में गिल्ट फील करो कि मैं जिप्सम को लेके 4 लाइन नहीं बोल पाया, लेकिन वो उतना ज़्यादा आपको नहीं उसमें काउंट करेंगे। आप भले फील कर जाओ, आप बाद में नंबर देख लीजिएगा, आपके नंबर फिर भी 50 से ऊपर ही होंगे, 2-3 नंबर, क्योंकि जो व्यक्ति सिलेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो वहाँ परफॉर्मेंस करके आता है। कुछ रेयर केसेज में हो जाता है ऐसा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में वो आपसे बैठ के ये नहीं पूछने वाले हैं कि हमको ये मॉडल समझाओ इकोनॉमी का, हमको ये चीज़ समझाओ। वो बहुत सामान्य, बेहद सामान्य में भी
इंजीनियरिंग लेवल पे बेहद सामान्य। ये नहीं पूछेंगे कि रसिया का अभी किसी से युद्ध चला था, उस देश का नाम आपको पता है, ये पूछ दें तो वो व्यक्ति बहुत महान है। वो यही कहेंगे कि रसिया यूक्रेन जंग संबंधी हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, वो देश वो प्लेसेज कौन से हैं जिस पे रसिया, जिसको लेके वहाँ पे एक अलग तरीके का लिबरलिज्म बना रखा है, उसको कंट्री के तौर पे घोषित कर दिया, वो 2 देश आपको याद आ रहे हैं क्या? क्या बताएंगे उसको? इस तरीके की है। कोई नदी पूछ दी, किस सेंस में पूछ दिया। उत्तर प्रदेश संबंधी 1-2 छोटी बातें, उत्तर प्रदेश से संबंधित 1-2 छोटी बातें, कला संस्कृत के क्षेत्र से कोई मंदिर विशेष के बारे में पूछ दिया, राजनीतिक संबंधी पूछ दिया, चुनाव संबंधी पूछ दिया, योगी आदित्यनाथ किस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। ये एक सामान्य स्तर का प्रश्न है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं इसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है कि नहीं। जीएस का मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयर है व्यक्ति की नहीं है, जनरली अवेयर है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण होता है। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी, तो जानते हैं आप कि राष्ट्रपति के लिए जो प्राथमिक योग्यता होती है वो क्या होती है? जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या राज्यसभा का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है? जो राज्यसभा सांसद है वो पार्टिसिपेट कर सकता है? जो इसका नाम हो, ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। आपकी तैयारी से ज़्यादा आपका चिंतन इसमें महत्वपूर्ण है। आप खुद उस बात को समझिए। बाकी हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन जीएस के ऐसे हम शामिल कर देंगे, जिनको आप एक बार देख लेंगे तो संभावना ये है कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न इंटरव्यूअर के द्वारा आपके लिए अचरज भरे, डरावने, परेशान कर देने वाले, ब्लैंक माइंड हो जाने वाले ना लगे। बाकी सामान्य रहिए। और एसएससी जेई का जिन्होंने फॉर्म भर रखा है और जिनको लगता है उनके नंबर 480 से नीचे हैं, जनरल कैटेगरी में 485 से नीचे हैं, उन्हें मेहनत उधर भी करती रहनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आप उस झटके से उबर पाएँ जो आपको संभावित तौर पे मिल सकता है, क्योंकि जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, वो भी मेहनत करेंगे। तो ये बात ध्यान में रख के चलिए, अपना एफर्ट पूरा लगाइए, सामान्य तरीके से रहिए। जो पढ़ाई एसएससी जेई में करेंगे वो भी वहाँ काम आएगी। पढ़ना अपने आप में कभी नुकसानदायक कभी भी किसी इंटरव्यू में तो हो ही नहीं सकता। पढ़ाई अपनी करिए, आपाधापी, परेशानी, एंजाइटी, प्रेशर, इन सब से रिलीज रहते हुए। हैव ए स्माइल एंड प्रिपेयर वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।